तो ट्रैफिक सिग्नल देखते ही बारिश होता है, हो जाता है 2 घंटा तो सिग्नल भी बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। धर्मशाला चौक पे देखिएगा सिग्नल का पालन नहीं होता है, वहाँ हाथ से गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। इसके लिए थोड़ा सा प्रशासन के इकलौते एकमात्र नेता हैं प्रशांत किशोर जी, जो पर डे जिनके आज से लेकर के अगले 24 सितंबर तक का शेड्यूल जारी हो गया है। बोलते हैं आसमान को दिया दिखाने जैसा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस है और आप देख रहे हैं फ्लैश टीवी। अभी राजनीतिक माहौल जो है गरमाई सी लग रही है। फिलहाल हमारी मौजूदगी अभी सासाराम नगर निगम क्षेत्र में है। यहाँ पे एक बिहार बदलाव सभा की गई है जनसुराज के एक प्रत्याशी के द्वारा, जहाँ पे हमारी मुलाकात होती है रमन रत्नेश पाठक जी से, जो कि सासाराम नगर के अध्यक्ष हैं। तो आइए इनसे तमाम मुद्दे पर बात करेंगे, खासकर सासाराम की जो मौजूदा हालात है, अभी जो ट्रैफिक की और भी तमाम चीज़ें, और चिनारी में कुछ दिन बाद प्रशांत जी का सभा होने वाला है, उस मुद्दे पे बात करेंगे। तो सबसे पहले रमन जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। में प्रशांत जी की सभा होने वाला है और देखा जाए तो कुछ दिन पहले भी एक सभा होने वाली थी, लेकिन हालांकि कैंसिल हो गई। और देखा जाए तो जनसुराज में ये चीज़ें आम बात है कि सभा का डेट निर्धारित करके फिर उसको कैंसिल कर देना और लेट से पहुंचना, ये सब तमाम आरोपें लगते रहती हैं। तो इस पर क्या कहिएगा कि चिनारी में जो सभा की सब तैयारी हो गई और एक दिन पहले पता चला कि चिनारी में सभा नहीं हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि जनसुराज का ये चलता रहता है कि लेट से सभा में पहुंचना या सभा की निर्धारित करके कैंसिल करना। ऐसा नहीं है। बिहार के इकलौते एकमात्र नेता हैं प्रशांत किशोर जी, जो पर डे जिनके आज से लेकर के अगले 24 सितंबर तक का शेड्यूल जारी हो गया है कार्यक्रम का, कि आज यहाँ रहना है, कल वहाँ रहना है, परसों वहाँ रहना है। ऐसा नहीं है कि लगातार एक ही जिला में रहना है, नहीं। आज अगर यहाँ है तो कल बेतिया में भी कार्यक्रम हो सकता है, आज अगर कैमूर में तो परसों समस्तीपुर में भी हो सकता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस तरीके के मेहनत करने वाला कोई नेता मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। जब से मैंने होश संभाला, इस तरह का इतना मेहनत करने वाला कोई नेता मैंने नहीं देखा। तो इसमें जाहिर सी बात है कभी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। लोग पटना में भी इंतजार करते हैं, बड़े नेता हैं, उनसे मिलने के लिए हजारों लोग रोज पहुंचते हैं। तो ऐसे में कभी कभी सभा को रद्द करना पड़ता है या पोस्टपोन करना पड़ता है, स्थगित करना पड़ता है। ऐसा हम लोगों के डेली रूटीन में शामिल नहीं है कि हम लोग सभा को जो है रद्द करते हैं। लेकिन लेट से पहुंचना, इस पे क्या बोलिएगा? क्योंकि एक सभा की बात ना यहाँ पे नहीं हो रही है, लगभग अब तक जितने भी सभा देखे गए सब में लेट से पहुंचते हैं। कि लेट से पहुंचना या ना तो हैबिट है प्रशांत जी का, ना किसी और बड़े नेताओं का, और ना ही कोई शौक है। कारण है इसके पीछे, टेक्निकल चीज़ों को आप लोगों को समझना चाहिए। प्रशांत जी पूरा बिहार दौड़ते हैं बाई रोड, कार से दौड़ते हैं, जबकि बाकी लोग, एक एमपी भी होता है तो चुनाव में देखते हैं हेलीकॉप्टर लेके घूमता है। तो हेलीकॉप्टर में खर्चा ज़्यादा आता है। इतना खर्चा वहन क्यों प्रशांत जी करेंगे अपने ऊपर, इतना खर्चा क्यों करेंगे? प्रशांत जी का भी कहना है कि हम बाई रोड लेट लतीफ़ पहुंच के सभाएं कर लिया करेंगे, हम पूरा बिहार दौड़ लेंगे, हमारे पैर में दर्द होगा हम दवाई खा के चल लेंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर का खर्चा जो है हम वहन नहीं करेंगे। और जो हेलीकॉप्टर में खर्चा आता है पर डे का, उसके बदले प्रशांत जी ने संगठन के पदाधिकारियों को गाड़ियाँ दी हुई है। वो कहते हैं कि हमारे पदाधिकारी जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं उनको हम गाड़ी देंगे तो वो चलेंगे तो हमारा काम बेहतर होगा, हम अब खुद अपने ऊपर इतना खर्चा क्यों करेंगे? तो लेट से पहुंचने का कारण ये है कि बाई रोड वो चलते हैं। मूल बात ये है। बात हो रही है तो चिनारी में जो अभी सभा होने वाला है 12 तारीख को, सुनने में आ रहा है कि ये ऐतिहासिक सभा होगा प्रशांत का अब तक रोहतास में। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। सारी सभाएं ऐतिहासिक होती हैं, लेकिन चिनारी की सभा हर सभाओं से थोड़ा सा बढ़ चढ़ का होगा, और इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि बाकी सभाओं का स्वरूप हम लोगों ने छोटा तय किया था। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने प्रयास नहीं किया। लगा कि आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लेने से, विधानसभा स्तर के लोगों को इकट्ठा करके हम लोग सभा कर लेते थे। लक्ष्य बड़ा नहीं हम लोग रखते थे। लेकिन अब जो है, चूँकि जैसे दिनों दिन समय बीत रहा है और चुनावी सरगर्मी भी तेज हो रही, जैसा आपने बताया शुरू में भी, तो लोगों का उत्साह भी बढ़ रहा है। और प्रशांत किशोर की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिनका ग्राफ दिनों दिन बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, जुट रहे हैं, लोग फ़ोन कर रहे हैं। हम लोग अपना फेसबुक पर नंबर डालते हैं तो पर डे 10-20 कॉल आता है अलग अलग जगह से। कभी कोई कॉल तो रोहतास के बाहर का भी आता है, भैया हमको पार्टी से जुड़ना है, भैया हम लुधियाना में फैक्ट्री में काम करते हैं, हम वोट देंगे, बड़ी अच्छा लगता है प्रशांत जी का बात, हमको जोड़िए पार्टी से। हम लोग बोलते हैं आइए, स्वागत है, आइए। तो सारी चीज़ें बताते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने नहीं ये बड़ा टारगेट सेट किया है। लोगों का जो परसेप्शन है, अवधारणा है, और जो लोगों का अट्रैक्शन है, इंटरेस्ट है, अभी विश्वास है कि प्रशांत जी को हमको देखना है, उस हिसाब से हम लोगों ने जो साइज एस्टिमेट किया वो बहुत बड़ा कर लिया है। और इसलिए लग रहा है कि रोहतास में यह सभा जो है बड़ी होगी। सासाराम नगर निगम नगर के आप जनसुराज के अध्यक्ष हैं,
तो सासाराम में आपके देखने से जो सबसे बड़े मुद्दे हैं जो आम तौर पे रोजमर्रा की जिंदगी में है, वो क्या है? देखिए, पब्लिक क्या चाहती है भाई? पब्लिक गवर्नमेंट से क्या चाहती है? पब्लिक घर में भोजन तो मांगते नहीं है गवर्नमेंट से, ना ही वहाँ के अपने एमपी एमएलए या डीएम मैडम है या कोई है पुलिस। अरे पब्लिक यही चाहती है कि पुलिस प्रशासन हमको सुरक्षा दे दे, हम सुरक्षा पूर्वक अपना शहर में जो नगरीय जीवन है वो जी लें, और नगरीय जो सुविधा है वो हमको नगर निगम दे दे। जो सुविधा है, गली नली, पानी, बिजली की व्यवस्था, ये सारा बदहाल है सासाराम में। तो नगरीय सुविधा भी नहीं है यहाँ के नागरिकों को। तो अब इस पे एक कोई बिंदु हो तो हम बताएं, आप एक बूंदी पूछ लीजिए, हम उस पर पूरा वर्णन कर देंगे। लेकिन सारी चीज़ें जो ध्वस्त हैं, आप देखिए। ट्रैफिक के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि ये आमतौर पे गांव से जो है, जो शहर से, सबके लिए एक परेशानी बनी हुई है सासाराम में। क्या इस पे ख्याल है? देखिए, जाम की समस्या तो बरसों की रही है सासाराम की। लोग 2-2 घंटा 3-3 घंटा स्कूली बच्चे फंसे रह जाते हैं पोस्ट ऑफिस में। अब कमोबेश स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई है, मानते हैं, लेकिन जब ट्रैफिक सिग्नल इंस्टॉल हुआ ना सासाराम में, तो लोगों को लगा, हम लोगों को भी लगा कि चलो अब पटना बनारस वगैरह की तरह अब यहाँ ट्रैफिक मतलब लगातार जो है अपना सिस्टम से चलेगी, लोग रुकेंगे सिग्नलों पे 30 सेकेंड और फिर चलेंगे, तो जाम की स्थिति जो है वो कम होगी। इंक्रोचमेंट पे भी नगर निगम में थोड़ा बहुत अभियान चलाया, तो लगा कि सब कुछ चीज़ें हो जाएगी। लेकिन आप आज के डेट में भी आप देखिएगा तो पर डे 10-20 मिनट पोस्ट ऑफिस पे आपको रुकना ही पड़ेगा। अगर समय पे आप जाते हैं, बीच में जो वर्किंग आवर है 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक, इस बीच आपको फंसना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई वाहन से हो। इवन पैदल भी आप नहीं पार कर सकते, इस तरीके से जाम लगता है। और जो ट्रैफिक सिग्नल इंस्टॉल हुआ, यह भी प्रॉपर काम नहीं करता है। देखिए, ट्रैफिक सिग्नल इंस्टॉल करने का मकसद यही था कि ट्रैफिक जो है हमारा कंटिन्यू रहे, उस पर कोई लोड ना हो। तो ट्रैफिक सिग्नल देखता है, बारिश होता है, हो जाता है 2 घंटा, तो सिग्नल भी बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, तो लोग आना। टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। हो सकता है, लेकिन क्यों होगा? बड़े शहरों में तो नहीं होता है। सरकार ने क्या सस्ता वाला ट्रैफिक सिग्नल यहाँ लगाया है? नहीं लगाया है ना। ऐसा तो नहीं कहा कि भाई 1 घंटा लाइन कटेगा तो ट्रैफिक सिग्नल बंद होगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर चलता भी है ट्रैफिक सिग्नल, तो आप पोस्ट ऑफिस चौराहे पे देखिएगा सिग्नल का पालन नहीं होता है। धर्मशाला चौक पे देखिएगा सिग्नल का पालन नहीं होता है। वहाँ हाथ से गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। इसके लिए थोड़ा सा प्रशासन, राजनीति और प्रशासन दोनों भय से ही चलता है। 50% भय जरूरी है। उनको भी ट्रैफिक जो हमारे थाना है, ट्रैफिक के जो दरोगा है, ट्रैफिक के डीएसपी हैं, उनको भी सजग होना पड़ेगा। भाई जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनका धड़ाधड़ चालान करिए, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता है। इसकी भी आवश्यकता है। इससे चीज़ें जो है सुदृढ़ होती हैं, लोगों में भय रहता है। और तो ये प्रशासन का इकबाल भी यहाँ खत्म है। और सारी चीज़ें ट्रैफिक सिग्नल देख रहे हैं ध्वस्त है, यहाँ कोई पालन वालन नहीं करता है। आप जाइए बिना हेलमेट के जाइए, कोई चालान नहीं होगा। जाइए बिना नंबर प्लेट के जाइए, कोई चालान नहीं होगा। बिना रेड सिग्नल है, आप पार करिए, ब्रेक करिए, कोई चालान नहीं होगा। एक ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जनसुराज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट कब तक जारी कर रही है? देखिए, ये मेरे स्तर का सवाल नहीं है। कुछ तो आइडिया होगा, कुछ तो खबरें चल रही हो। इस पे मेरा बोलना क्या बोला, तो इस पे मेरा बोलना उचित नहीं है। हाँ, लेकिन जो पार्टी के बड़े नेता हैं, जो ऊपर के लोग हैं, वो जो नियम है, जो संविधान है, उसके अकॉर्डिंग जल्दी ही प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि बाकी दलों के अपेक्षा सबसे पहले जनसुराज के उम्मीदवार मैदान में आएंगे, इतना मैं एक और क्वेश्चन रहेगा मेरा कि जनसुराज में जिसे भी देखे वो सब अपने आप को संभावित प्रत्याशी बता रहे हैं, तो क्या रमन रत्नेश पाठक भी संभावित प्रत्याशी के रेस में है? नहीं, ये आप गलत अंदाजा लगा रहे हैं। बाकी लोग होंगे, मैं नहीं जानता, ठीक है। मैं पूछा। हाँ, बाकी लोग हो सकते हैं, मैं नहीं जानता। इकलौता रत्नेश रमन पाठक ही ऐसे हैं जिनको न आज, न अगले 5 साल बाद, न 10 साल बाद रत्नेश रमन पाठक को कोई चुनाव नहीं लड़ना है। अब मैं आप कैमरे पे बोल रहा हूँ, अगर मैं कभी चुनाव लड़ूँ 5 साल बाद, तो आप खोज के लिए आइएगा, चलाइएगा कि आपने बोला था कोई चुनाव लड़ना है। वार्ड, बीडीसी, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, कोई चुनाव रत्नेश रमन पाठक को नहीं लड़ना है। फिर रत्नेश रमन पाठक जनसुराज में क्यों है? जनता की सेवा के लिए? बस पब्लिक से हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी रहे, हम लोगों में रहे। बिना पार्टी के होते हुए भी आप जनता की सेवा कर सकते थे, समाज कल्याण के लिए काम कर सकते थे। पार्टी का प्लेटफॉर्म थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाता है, एक आइडेंटिटी मिल जाती है। जैसे यहाँ अभी सभा हुई, यहाँ 100-200 लोगों से मुलाकात हो गई, तो इसके लिए है। और रही बात नेता बनने, बोलते हैं आसमान को दिया दिखाने जैसा है, बल्कि नेता बने जिन्होंने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, वो कभी बाद में आपको बता देंगे। चलिए अगले बात करेंगे। जी, धन्यवाद। इनसे बातचीत हुई। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारा नाम प्रिंस है और आप देख रहे थे फ्लैश टीवी।